देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पर वो 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फोर्स, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। दूसरा है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एंड तीसरा है मास, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। आप लोग फोर्स के बारे में अभी तक नहीं जानते हो, मास के बारे में भी नहीं जानते हो। एक्सेलरेशन मतलब आपको पता चला है थोड़ा बहुत। तो आज न्यूटन सेकंड लॉ में जाने के पहले हम लोग फोर्स और मास के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, मास क्या होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना भी मटेरियल रहता है वही होता है मास। मास कभी चेंज नहीं होता कोई भी ऑब्जेक्ट का। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, मान लो कि आपने अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिए हो, उसका मास है 5 kg। अब ये केजी मतलब कभी मत समझो कि ये वेट बता रहा है। हम लोग जब बाहर में मार्केट में जाते हैं, अपना वेट करते हैं, तो हम लोग को हमेशा बता दिया जाता है कि आपका वेट है 40 kg। वो गलत बताता है, ये वो यूनिट गलत यूज़ करता है वेट बताने के लिए। उसको कभी भी केजी नहीं बताना चाहिए। उसको बताना चाहिए हमेशा कि आपका वेट है 40 न्यूटन, ऐसा बताना चाहिए। लेकिन वो न्यूटन एन यूज़ नहीं करता, वो केजी बता देता है। केजी हमेशा मास का यूनिट होता है एसआई में, ठीक है। ग्राम होता है सीजीएस सिस्टम में, किसका? मास का। तो मास होता क्या है? मास होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट को देख लो, उसमें जितना भी मटेरियल है वही हो गया उसका मास। आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग का ये जो वेट होता है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। अर्थ हम लोग को जितना ग्रेविटी से खींच रहा है उसके लिए हम लोग का वेट होता है। तो अब आप सोचो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर 36 kg है, उसका वेट है 36 kg। देखो, वेट है लेकिन न्यूटन बताना चाहिए, लेकिन केजी से ही हैबिचुएटेड है हम लोग, तो केजी से ही समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका वेट किए तो 36 kg आ गया। कहाँ पर? अर्थ पे। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मून पे लेके गए तो उसका वेट 36 का 16 टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स 6 kg शो करेगा। ऐसा क्यों हो गया? क्या वो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया? नहीं, ऑब्जेक्ट तो वैसा ही है, लेकिन वेट में डिफरेंस हो गया। अर्थ पे 36 kg बता रहा है, मून पे 6 kg बताएगा। तो ये रीज़न क्या है? ग्रेविटी होता है कि ग्रेविटी हम लोग को खींचता है। जिस प्लैनेट का ग्रेविटी जितना ज़्यादा है उस प्लैनेट में ऑब्जेक्ट का वेट भी ज़्यादा होगा। देखो, वेट तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन जो चीज़ चेंज नहीं हो रहा है वो है मास। मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट था, मान लो थर्मोफ्लक्स था, थर्मोफ्लक्स नहीं बताता हूँ, मान लो आपके पास एक गोल बॉल था, पूरा लोहा का बना हुआ, फुल एकदम सॉलिड बॉल था लोहा का। 36 kg अर्थ में बता रहा था। वही लोहे का बॉल को अगर मून पे लेके जाते हो तो क्या आपको लगता है कि वो लोहे का बॉल जितना मटेरियल से बना है वो पिघल जाता या फिर वो छोटा हो जाता? ऐसा नहीं होता, वो बॉल वैसे ही रहता। दैट मीन्स उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहता। उसका मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। और वेट चेंज होता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन मास क्या होता है? जो मटेरियल से बना होता है, जितना मटेरियल यूज़ हुआ है वही उसका मास कहला जाएगा। तो मास तो समझ में आ गया कि मास इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। मास कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। वेट चेंज हो सकता है। मास को हम लोग केजी से एसआई में डिनोट करते हैं, ग्राम से सीजीएस में डिनोट करते हैं, एंड पाउंड ये एफपीएस प्रोसेस में यूज़ होता है, एफपीएस सिस्टम में। एफपीएस में क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। एसआई क्या होता है? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले जब भी बता रहा हूँ लेंथ बता रहा हूँ, दूसरा मास बता रहा हूँ, तीसरा टाइम बता रहा हूँ। फुट लेंथ हो जाता है, पाउंड मास बताता है, एस सेकेंड टाइम बताता है। इसी तरीके से यहाँ पर लेंथ को मीटर से बताया है, के फॉर किलोग्राम मास बता रहा हूँ, एस फॉर सेकेंड दैट मीन्स टाइम बता रहा हूँ। और सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में नाम ही देखो लिखा हुआ है, सीजीएस सेंटीमीटर। कोई लेंथ बता रहा हूँ सेंटीमीटर में बताऊंगा, कोई मास बता रहा हूँ ग्राम में बताऊंगा, और टाइम बता रहा हूँ तो सेकंड में बताऊंगा। डिड यू नोटिस कि सारे के सारे
सिस्टम में टाइम को हम लोग सेकेंड से ही डिनोट करते हैं, चाहे वो CGS हो या फिर MKS हो या फिर FPS हो, टाइम हमेशा सेकेंड ही रहता है। लेकिन मास को 3 अलग अलग सिस्टम में अगर डिफाइन करेंगे तो देखो CGS के लिए क्या होता है, ग्राम यूज़ होता है, MKS के लिए किलोग्राम यूज़ होता है, और FPS प्रोसेस में पाउंड यूज़ होता है। तो ये तो यूनिट्स हो गए। और मास हम लोग क्या समझे कि जितने भी मटेरियल से बना होता है वही होता है मास। अभी हम लोग चलते हैं फोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, फोर्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्स इज़ एन एक्शन दैट कैन चेंज मोशन। ओके, अब सोचो कि नीचे यहाँ पर जो गिवन है एग्जाम्पल में कि ये पर्सन जो खड़ा है यहाँ पर, ये इस ब्लॉक को मूव करना चाहता है, तो ऑब्वियसली एक फोर्स से पुश करेगा। अगर ये फोर्स क्वाइट गुड इनफ होगा तो ही ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा। मूव करना शुरू करेगा मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अगर इसका फोर्स एफिशिएंट नहीं है, कम फोर्स दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो फोर्स बेसिकली हम लोग अगर पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन वाइज, तो फोर्स इज एन एक्शन दैट कैन चेंज मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो स्टिल वहीं पर रह जाएगा। इसको हम लोग इनर्शिया का फॉर्म में भी रख सकते हैं। इनर्शिया का फॉर्म में ऐसा समझेंगे तो इनर्शिया जो ये आप जो वर्ड समझ रहे हो इनर्शिया, ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी रहता है कि वो अपना एक सेल्फ स्टेट को कंटिन्यूअस रखने का कोशिश करता है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर गिरा हुआ है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं मूव करेगा, वो वहीं पर ही रह जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसका जो स्टेबल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो गया वो फोर्स आने के लिए, और वो फोर्स आने के लिए क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन अगर हो रहा है, उसका बेसिक रीज़न यही हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। वही यहाँ पर बात बता रहा है कि फोर्स इज़ एन एक्शन दैट कैन चेंज मोशन। या फिर आप सोचो कि एक ऑब्जेक्ट रनिंग था, ऑलरेडी मोशन में था, आपने क्या किया, इस पर सडनली बाहर से अनदर फोर्स लगा दिए, और बाहर से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा था और भी फोर्स लगा दिए, तो ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव कर रहा था उससे और थोड़ा ज़्यादा स्पीड में मूव करना शुरू करेगा। तो डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेबल था, एक जगह पे स्थिर बैठा हुआ था, स्टेबल बैठा हुआ था, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। अगर मूव कर रहा था दैट मीन्स ऑलरेडी उसमें कुछ फोर्स अप्लाई है, और अगर स्टिल बैठा है दैट मीन्स उसमें कोई फोर्स अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, फोर्स इज एन एक्शन दैट कैन चेंज मोशन। चेंज मोशन मतलब ऐसा मत समझो कि पहले एक मोशन था और फिर मोशन को चेंज कर दिया। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि पहले स्टेबल था, फोर्स लागू हुआ तो वो मोशन में आ गया, तो भी मोशन चेंज हो रहा है। या फिर ऐसे सोचो कि पहले 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा था, बाहर से फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका स्पीड बढ़ गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। दैट मीन्स फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका मोशन में चेंज हो रहा है। वो स्टैटिक से मोशन में जा सकता है, स्टैटिक मतलब स्थिर, स्टैटिक से वो मोशन में जा सकता है, या फिर वो जो मोशन लेके चल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा उसका मोशन गेन हो गया। सो अ फोर्स इज़ व्हाट वी कॉल पुश और पुल। ऑब्वियसली फोर्स आप लोग दो ही तरीके से समझ सकते हो, कि आप पुश कर सकते हो तो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक ऐसा हैंडल बना हुआ है, आप इधर ही खींच रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू कर देगा। ये फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू करेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप पुश नहीं, इसको तो पुश बोलते हैं। ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया हूँ ये पुश है, इधर से आप पुश कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या कर रहे हो, एक रस्सी बंधा हुआ है, आप रस्सी को अपने तरफ खींच रहे हो, दैट मीन्स पुल कर रहे हो। तो फोर्स तो दोनों जगह ही लग रहा है। ये पुशिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है। So a force is what we call a push or pull or any action that has ability to change the object motion. Obviously आप अगर पुश भी कर रहे हो या फिर पुल भी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में तो चेंजेस आ रहा है, और वो है मोशन का चेंज हो रहा है। वो स्टैटिक था, वो मूव करने शुरू कर दिया। फोर्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली सेकंड केस जो आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मोशन में था, लेकिन फिर से एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई हो गया तो उसका स्पीड जितना था वो इंक्रीज हो गया।
या फिर देखो कॉमा देने के बाद क्या लिखा है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हाँ, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूविंग कर रहा था। अब आपने ये इधर में मूव क्यों कर रहा था, कि ऑब्वियसली कुछ फोर्स अप्लाई हुआ था इधर, लेकिन सडनली आपने क्या किया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स देना शुरू कर दिया। तो इसका स्पीड क्या था, पहले मान लो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा था। इधर से जब फोर्स अप्लाई होना शुरू कर दिया तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटना शुरू कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो फोर्स हमेशा ऐसा मत सोचो कि अप्लाई हो रहा है तो इंक्रीज ही होगा, नहीं, डिपेंड कर रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर से है। ओके, तो हम लोग ये जो डायरेक्शन का बात समझ रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा समझते हैं कि फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स में आपको एक एग्जांपल नज़र आ रहा है कि दो नज़र आ रहा है बेसिकली। यहाँ पर एक है ये वाला 60 न्यूटन इधर से भी अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इधर से भी 60 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं होगा, दोनों साइड से 60 और 60 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो 60 न्यूटन फोर्स इधर से भी अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इधर से भी 60 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, इधर से भी 60 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो देखो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया कि हाँ, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है। हाँ, हो ही सकता है क्योंकि दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ही अप्लाई हो रहा है। इधर से भी 60 अप्लाई हो रहा है न्यूटन, इधर से भी 60 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी बैलेंस्ड में है, बैलेंस्ड स्टेट में है। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। या फिर मान लो कि ये वाला नीचे वाला कंडीशन देखो, क्योंकि कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ना इधर से कुछ हो रहा है ना इधर से कुछ हो रहा है। तो दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है अभी ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। सो अनबैलेंस्ड फोर्स को अगर देखते हैं तो अनबैलेंस फोर्स कुछ कैसा हो गया कि इधर से देखो 20 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन देखो 20 फोर्स एक साइड से, लेफ्ट साइड से 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन राइट साइड से 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। ऑब्वियसली देखो इधर से 20 हो रहा है, इधर से 60 हो रहा है, तो ये 20 को ये 60 नेगोशिएट कर देगा। दैट मीन्स आप लोग ऐसे सोचो कि वो जो नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन के हिसाब से सोचो कि राइट साइड में जाते हो तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में जाते हो तो नेगेटिव होता है। तो इधर से कितना अप्लाई हो रहा है, इधर से पॉजिटिव 20 अप्लाई हो रहा है और इधर से -60 अप्लाई हो रहा है। तो ये नेगोशिएट होकर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट विल मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच 60 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइंग। 60 न्यूटन फोर्स जिधर से अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू करेगा। 60 न्यूटन फोर्स का डायरेक्शन इधर था तो वो ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव करना शुरू करेगा, और जब ये मूव करेगा तो 40 न्यूटन फोर्स लेके मूव करेगा। दैट मीन्स ये 40 न्यूटन फोर्स के लिए उसमें कुछ ना कुछ मोशन जनरेट होगा, और 60 न्यूटन के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो 20 न्यूटन इधर से काउंटर पार्ट में आ रहा था उसको काउंटर कर देगा और घटा के 40 न्यूटन बना देगा। तो ये जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो अनबैलेंस्ड केस हो गया, ये बैलेंस्ड केस हो गया कि ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, इधर से 20 अप्लाई हो रहा है, इधर से 60 अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स 40 न्यूटन फोर्स एज ए होल उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है और इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसलिए ऑब्जेक्ट भी इधर मूव करना शुरू करेगा, वो ऑब्जेक्ट इधर मूव करना शुरू करेगा। ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल देखो। अब सेकंड एग्जांपल देखो सेकंड एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो इसमें क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इस साइड से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। दैट मीन्स इधर से 0 है और इधर से 40 न्यूटन है, तो ये केस भी यही हो गया, ऊपर में जो केस था वही वाला केस एज ए होल हो गया। आप समझ सकते हो कि इधर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ओनली इधर से 40 न्यूटन अप्लाई है। हालांकि ये डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन ये केस में जो घटना घट रहा है, जो एक्शन हो रहा है या फिर जो इवेंट टेक प्लेस हो रहा है, इसमें भी वही होगा, एग्जैक्टली वही होगा। इसमें हालांकि इधर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा था, फिर दोनों को काउंटर अटैक, मतलब दोनों काउंटर एक दूसरे को काउंटर करने के बाद इधर में
इधर में 40 अप्लाई हो रहा था, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है कि इधर से कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट मूव इधर ही करेगा विथ 40 न्यूटन फोर्स के लिए जितना भी मोशन जनरेट होगा वही मोशन लेके इधर वो मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो दो केसेस एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, ये दोनों एग्जांपल हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो रहा है। ओके, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो यहाँ पर दूसरा एक टाइप का दिखा रहा हूँ, वहाँ पर पुशिंग वाला एग्जांपल था, यहाँ पर देखो पुलिंग वाला एग्जांपल है। बैलेंस्ड फोर्स देखो इधर से भी 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है इस ऑब्जेक्ट को, इधर से भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गया एक दूसरे को। आप ऐसे सोचो कि इधर कितना था, इधर -5 था, इधर कितना था, +5 था, तो ये दोनों क्या हो गया, काउंटर आउट हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। नेट फोर्स, ये जो मैंने बताया ना नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सब को कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो आ रहा है उसी को आप लोग बोलते हो नेट फोर्स। दैट मीन्स इधर से अगर 20 न्यूटन आ रहा था और इधर से अगर 60 न्यूटन आ रहा था तो नेट फोर्स क्या हो रहा है 40 न्यूटन, वो भी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो गया 40। ये नेट फोर्स ही आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। नेट फोर्स क्या होता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो बैलेंस्ड है, लेकिन नेट फोर्स अगर 0 से ज़्यादा है तो वो अनबैलेंस्ड है। देखो ये वाला कंडीशन, ऊपर वाला कंडीशन में, ऊपर वाला कंडीशन में क्या हो रहा है, ऊपर वाला कंडीशन में नेट फोर्स देखो 0 हो रहा है, क्यों, क्योंकि इधर है -5, इधर है +5। अब ये +5 कैसे हो रहा है, आप जस्ट वो नंबर लाइन वाला बात सोचो कि बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव पकड़ेंगे, राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव पकड़ेंगे। उस हिसाब से अगर जाएंगे तो इधर वाला हो गया +5, इधर वाला हो गया -5, दोनों आपस में कट गया, 0 हो गया, नेट बैलेंस हो गया 0। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नो मोशन, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इन द बैलेंस स्टेट, दैट मीन्स द फोर्स, दिस टू फोर्स विच आर एक्टिंग आर द बैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया, देखो नीचे वाले एग्जांपल में इधर 5 है लेकिन इधर 10 है, दैट मीन्स इधर ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है मतलब ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करेगा, और जब इधर मूव करेगा तो वो कितना नेट फोर्स होगा उसका, उसका नेट फोर्स होगा 5, क्योंकि 10 से 5 घट जाएगा और 5 बचा रहेगा। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा कि द ऑब्जेक्ट विल मूव विथ ए 5 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, और या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स। ओके, लेकिन इसका नेट फोर्स कितना होगा 5 न्यूटन होगा। तो आप लोगों ने फोर्स के बारे में समझ लिया, मास के बारे में समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए। न्यूटन ने जो भी बता के गया था वो बहुत ही न्यूटन ने जो भी बता के गया था वो बहुत ही ईजी पार्ट है। न्यूटन ने जो भी बता के गया था, इफ़ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स ए हायर रेट। अब बात को एक्सेलरेशन तो आपको पता हो गया कि वेलोसिटी चेंजेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो अगर ये एग्जांपल आप सोचो, देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, कुछ फोर्स से इस ट्रॉली को पुश कर रहा है, लेकिन इस ट्रॉली में कुछ मास रखा हुआ है, तो फोर्स जब दे रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ स्पीड जनरेट होगा, और स्पीड जनरेट हो रहा है मतलब पहले तो वो ऑब्जेक्ट 0 था, वेलोसिटी उसका 0 था, और चेंज होके मान लो कुछ हो गया, मान लो v हो गया, और उसको घटने के लिए t टाइम लगा। ये पूरा घटना घटने के लिए t टाइम से वो फोर्स दे रहा था, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स v/t, और इसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अब v/t को बार बार नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे तो यही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें फोर्स देने की वजह से ऑब्वियसली कुछ एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। नीचे वाला केस में देखो, उसने फोर्स का अमाउंट बढ़ा दिया, उसने अगर फोर्स का अमाउंट बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली ये जो ट्रॉली है उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। यही बात को समझना है कि इस केस में फोर्स कम लग रहा था इसलिए एक्सेलरेशन कम हो रहा था,
इस केस में फोर्स ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, और ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा ही होगा। जीरो से मान लो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देके समझते हैं। ये केस में मान लो पहले जीरो था और कुछ फोर्स देने के लिए 5 न्यूटन फोर्स देने के लिए इसका वेलोसिटी कन्वर्ट होकर 10 हो गया, और ये घटने के लिए 2 सेकेंड टाइम लगा। तो आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। ऑब्वियसली 10 से 0 को घटाओगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 10/2 दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, सेकेंड केस में देखो सब सेम है लेकिन फोर्स बढ़ा दिया हमने 10 फोर्स देना शुरू कर दिया। अगर 10 फोर्स दे रहे हैं तो इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, मान लो 20 हो जा रहा है। तो इस और ये कितना टाइम में हो रहा है, t=2 सेकेंड टाइम में हो रहा है। तो अब इसके लिए अगर निकालोगे कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो देखो एक्सेलरेशन निकालने का प्रोसेस क्या है कि v माइनस यू, v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका वेलोसिटी इनिशियल में कितना था, 0 था, माइनस आपका वेलोसिटी कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड टाइम लगा था, तो 20/2 कितना होगा, 20/2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो पहले केस में कितना आ रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये केस में कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो रहा है। फोर्स कम था इसलिए एक्सेलरेशन कम था। न्यूटन्स ने यही बात बता के गया था कि अगर फोर्स ज़्यादा दोगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स कम दोगे तो फोर्स एक्सेलरेशन कम होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा ये बात बोल ही सकते हैं कि फोर्स अगर बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स अगर घटा रहे हो तो एक्सेलरेशन घटेगा। ये जो दो क्वांटिटी के बीच में इस टाइप का रिलेशन जो आता है ना, कि एक बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है और एक घटने से दूसरा क्वांटिटी घटता है, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं F प्रोपोर्शनल टू A, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A प्रोपोर्शनल टू F, दैट मीन्स एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब कि A फोर्स बढ़ाओगे तो A भी बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो A भी घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। देखो तो आपको बात समझ में आया कि न्यूटन ने क्या बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड में देखो वही सेकंड लॉ है, लेकिन इस बार क्या हो गया, वो फोर्स तो सेम ही दे रहा है, फोर्स तो सेम ही दे रहा है। यहाँ पर पहले कितना दे रहा था, 5 न्यूटन फोर्स दे रहा था, यहाँ पर भी 5 न्यूटन फोर्स दे रहा था। लेकिन देखो मास बढ़ गया। इस ट्रॉली में पहले एक ही ऑब्जेक्ट था, तो जो जितना एक्सेलरेशन लेके वो जा रहा था, अगर मास बढ़ गया तो क्या उसका एक्सेलरेशन वैसे रहेगा। अब सोचो कि एक आदमी एक कार को ढकेल रहा है अपना फुल पावर देके, और वही आदमी अपना फुल पावर देके एक बड़े से ट्रक को ढकेल रहा है, तो कौन मूव होगा, किसका एक्सेलरेशन होने का चांसेस है, किसका मोशन कन्वर्ट होने का चांसेस है। ट्रक में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। कार मूव हो सकता है, दैट मीन्स आप फोर्स तो दे रहे हो, आदमी सेम है, अगर आदमी सेम है तो उसका फोर्स का कैपेसिटी भी सेम ही होगा। तो अगर वो सेम फोर्स से एक कार को ढकेल रहा है जिसका मास कम है, वो मूव कर रहा है, लेकिन एक ट्रक है उसका मास इतना ही ज़्यादा है कि वो मूव नहीं कर रहा। तो इस बात को न्यूटन ने अपने लॉ में ऐसे डिस्क्राइब किया कि फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन सिर्फ फोर्स के ऊपर नहीं, एक्सेलरेशन मास के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो अगर कोई फोर्स लगा रहे हो मास अगर ज़्यादा है तो उतना एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो अभी दो बात हो जा रहा है कि एक्सेलरेशन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स और दूसरा हो गया मास। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो देखते हैं किस टाइप का रिलेशन आता है। देखो कुछ इस टाइप का रिलेशन आ रहा है कि
एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के साथ, मतलब अगर फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन मास के साथ कैसे रिलेशन हो गया कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन भी ऐसा ही यूज़ होता है, लेकिन लिखने के टाइम में हम लोग यहाँ एम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/m। ऐसे 1/m देने का मतलब हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स अगर मास आपका बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, अगर मास आपका घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ऐसा केस हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे होता है, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है जैसे एक्सेलरेशन के साथ फोर्स का है। फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब एक का चेंज जैसा हो रहा है दूसरे का भी क्वांटिटी का चेंज भी वैसा ही हो रहा है। इस टाइप के केसेस को हम लोग डायरेक्टली बताते हैं। डायरेक्टली बताने के टाइम में हम लोग रेसिप्रोकल नहीं बताते हैं, डायरेक्ट बैठाते हैं। लेकिन इन्वर्स केस बैठाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल यूज़ करके 1/, बैठाते हैं। तो एक्सेलरेशन के साथ मास का रिलेशन कुछ ऐसा हो गया कि 1/m हो गया। इसमें मास अगर बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, और अगर मास घटाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन उतना अच्छा नहीं होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन अच्छा होगा। तो ये दोनों को कंबाइन होने के बाद क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ए एक्चुअली फोर्स ऊपर रहेगा मास नीचे रहेगा? हाँ, ऑब्वियसली ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ए के साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है और ए के साथ मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एन ऑब्जेक्ट विल ओनली एक्सेलरेट। एक ऑब्जेक्ट तभी एकमात्र एक्सेलरेट होगा इफ देयर इज ए नेट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। ऑब्वियसली उसमें अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो ही वो मूव करेगा, अगर बैलेंस होता तो वो मूव तो नहीं करता। दैट मीन्स वो अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स विल एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली वो अनबैलेंस्ड फोर्स दैट मीन नेट फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है, उसीलिए उसमें मोशन का चेंज हो रहा है, और मोशन चेंज हो रहा है उसीलिए उसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है। सो चेंजिंग इट्स स्पीड, उसका स्पीड चेंज हो रहा है। इट्स डायरेक्शन, यस उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, एंड बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। और उसका स्पीड और डायरेक्शन, ऐसे भी केसेस होता है जहाँ पर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो गया। आप लोग सोचो ना, वो बॉलर ने बॉल किया, एक फोर्स लेके वो आ रहा था बॉल, सडनली बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा था वो डायरेक्शन चेंज हो गया और वो बाउंड्री लाइन के ऊपर चल गया बॉलर के सर के ऊपर से। तो बॉलर के सर के ऊपर से ही बॉल आ रहा था, लेकिन सेकंड फोर्स लग गया बैट्समैन के बैट से, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो एक तो बॉल का वेलोसिटी भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, दोनों ही चेंज हो गया, एक्सेलरेशन भी जनरेट हो गया। तो फोर्स के लिए क्या सिर्फ मोशन होता है? नहीं, फोर्स के लिए डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सम एग्जांपल आप लोग खुद भी सोचो तो हो सकता है। हाँ, तो न्यूटन ने यही बात बता के गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें मोशन जनरेट होगा, और सिर्फ मोशन नहीं, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो मे भी कुछ कुछ केसेस में डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो ये जो हम लोग ने यहाँ पर ये समझे A = F/m, इसी को फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लॉ में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर्टेन्स अ बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच ऑल एग्जिस्टिंग फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड। ऑब्वियसली बैलेंस्ड केस में तो न्यूटन का सेकेंड फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बैलेंस्ड केस में तो ऑब्जेक्ट स्थिर का स्थिर ही रह जाएगा, स्पीड का कोई चेंज नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्स आप लोग समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट था, इधर से भी 5 न्यूटन दे रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ से जनरेट होगा? एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा तो न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई होने का कोई जगह नहीं है। द सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट। एक्सेलरेशन कौन सा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? 2 वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। एक कि नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली कि एक तो किधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उन दो तीन जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उनका नेट फोर्स क्या बैलेंस्ड है क्या अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, फोर्स अगर कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा।
एंड दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, मास के ऊपर भी एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। अगर मास कम हो रहा है, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। देखो स्टेटमेंट क्या बता रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के ऊपर। एंड इनवर्सली अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, इनवर्सली दैट मीन्स 1/m। और इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि A इक्वल्स टू F/m, ऐसे बोल सकते हैं। F ऊपर में है और m नीचे है। एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट का आप मास बढ़ा रहे हो, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कम होगा। मन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर फोर्स डिफरेंट कर दिए तो, नहीं, ऐसा बात नहीं होता। आप कोई एक वेरिएबल को लेके अगर चल रहे हो तो सिर्फ वही वेरिएबल के बारे में सोचो। आप कंडीशन सोच लो कि एक 5 kg का मास लिया और इधर से 5 न्यूटन फोर्स रख लिए, और एक 10 kg का मास लिए, इधर 10 kg का मास ले लिए, और फोर्स नहीं चेंज कर रहे हो, फोर्स आप 5 न्यूटन ही दे रहे हो, तो बता सकते हो किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली इसमें मास कम, इसमें कम है मास, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है। और अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में सोचो तो मान लो कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ये भी 5 kg का है, ये भी 5 kg का है, लेकिन इसमें 5 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स दे रहे हो, इसमें दे रहे हो 5 न्यूटन फोर्स, इसमें दे रहे हो 10 न्यूटन फोर्स। तो देखो जब मैं फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मास को मैं कांस्टेंट रख ले रहा हूँ, दोनों को ही 5 और 5 रख रहा हूँ, और फोर्स को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मास कांस्टेंट हो गया, तो देखो 5 न्यूटन एक 5 kg के ऊपर अप्लाई होगा तो जितना एक्सेलरेशन होगा, 10 न्यूटन अगर 5 kg के ऊपर अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है कि फोर्स अगर बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मास अगर बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। Newton's second law of motion can formally state it as follows: the acceleration of the object as produced by the net force is directly proportional to the magnitude of the force and the same direction as the net force. Obviously एक डायरेक्शन जो बात यहाँ पर आया, डायरेक्शन बात को भी आप लोग मत भूलो। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने कभी ऐसे देखा है कि आपने इधर फोर्स लगा रहे हो और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स देते हो उसी डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसलिए यहाँ पर ये जो डायरेक्शन वाला बात है ना, सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्यों बता रहा है? क्योंकि देखो कंडीशन कभी कभी तो ऐसे भी हम लोग ने देखे हैं कि इधर में 20 न्यूटन फोर्स दे रहा है, इधर में 60 न्यूटन फोर्स दे रहा है, तो फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट का मूव कैसे बताएंगे कि इधर होगा? इसलिए देखो नेट फोर्स निकाल लो कि इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा। इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा? ये है -20 और ये है +20, इधर जा रहा है, दैट मीन्स +20, और इधर है -60, तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? -40। -40 मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जिधर एक्टिंग कर रहा है, नेट फोर्स जिधर एक्टिंग कर रहा है ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट का मूव भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए बताया गया है कि इन द सेम डायरेक्शन एज नेट फोर्स, नेट फोर्स का जिधर डायरेक्शन रहेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों बातें है, दोनों वेरिएबल ही है, फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मूव किधर करेगा? जिधर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। Newton's second law of motion, in other words, how much an object accelerates depends upon the mass of the object and how much force is applied to it. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ एक्सेलरेशन किन दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे कि दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
कि कोई ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। द इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो देखो यहाँ से ये वाला आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ का इक्वेशन आ गया, इतना देरी में ये आया, यही वाला ज़्यादा ज़्यादा काम में आता है। कहाँ पर हम लोग थे, हम लोग जानते थे कि A इक्वल्स टू एफ बाई एम होता है। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए के नीचे 1 है, दैट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जाके एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम इंटू एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग को गिवन कैसा था, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम था, तो ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एफ नीचे 1 के साथ, 1 जाके एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एफ होगा, और एम मल्टीप्लाई होकर एम ए हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू एम ए हो गया। ये ही वाला हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ इक्वेशन। ये देखो एफ इक्वल्स टू एम ए, शॉर्ट ट्रिक्स में आप लोग समझ सकते हो। मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में था मैं ऐसे समझता था कि माँ के पास फोर्स है तो एफ इक्वल्स टू एम ए, नम जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं, आप लोग एफ इक्वल्स टू एम ए ऐसे ही ध्यान में रखो इसको। देखो यहाँ पर सवाल घुमा के पूछा जाता है कि आपको तो पता चल गया कि फोर्स इक्वल्स टू एम ए है, तो क्या आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हो, मतलब अगर आपसे पूछा गया कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताओगे, आप बता सकते हो कि फोर्स इज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, यही बता सकते हो। लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, हम लोग ने जाना थे न्यूटन होता है, तो अगर आपसे पूछा गया कि 1 न्यूटन का डेफिनेशन बताओ, तब आप क्या करोगे, बहुत इजी है। देखो आप क्या करोगे, F इक्वल्स टू एम इंटू ए है, मास का यूनिट क्या है केजी, एसआई में कर रहे हैं, ए का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है। तो अगर 1 केजी मास के साथ, मतलब 1 केजी कोई मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी, उसके ऊपर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लागू हो रहा है या फिर अप्लाई हो रहा है, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, देखो तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि इफ ए 1 kg मास ऑब्जेक्ट is having 1 meter per second square of acceleration, then there will must be 1 Newton force is applying। कि कोई एक केजी मास ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग कह सकेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ था। तो अगर यही बात को अगर हम लोग डेफिनेशन से 1 न्यूटन का डेफिनेशन निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर कैसे लिखा है, 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर गलत बता दिया ना, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में दो, यहाँ एक्सेलरेशन बता रहा है लेकिन सेकेंड के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये गलत बता दिया। यहाँ पर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए लेकिन नहीं दिया, हो जाता है मिस्टेक्स। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। रिपीट करता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स वही फोर्स होता है जो 1 kg मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए ज़रूरत होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स क्या है, 1 न्यूटन फोर्स वही होता है जो 1 kg मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए ज़रूरत होता है। 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ओके, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखो, बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ, 3 फॉर्म से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्म तो हम लोग ने ऑलरेडी जाना है, ए इक्वल्स टू एफ बाई एम,
अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको, मान लो आपसे निकाला कि एक्सेलरेशन निकालो, उसमें ऑब्वियसली आपको फोर्स बता देगा और मास बता देगा, तब आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे ये फॉर्म से। यही फॉर्म का दूसरा फॉर्म क्या हो गया, F इक्वल्स टू एम ए। इसमें क्या होता है, अगर आपसे फोर्स निकालने बोला तो ऑब्वियसली आपको मास और एक्सेलरेशन गिवन होगा, तो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो जितना रिजल्ट आएगा वही होगा फोर्स। और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। मास का क्या होगा, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होगा, आप लोग जानते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। या फिर मान लो कभी कभी मास भी निकालने पूछता है कि मास निकालो, तो उस टाइम में क्या होगा, आपको फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों बता दिया जाएगा। देखो ये चार्ट वैसा ही है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या निकालना है। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो उसमें मस्ट भी आपको क्या क्या गिवन होगा, फोर्स और मास दे दिया जाएगा। वैसे देखो फोर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, उसमें आपको गिवन क्या होगा, एक्सेलरेशन और मास आपको गिवन होगा। या फिर मान लो आपको पूछा गया कि मास निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, m इक्वल्स टू F/m। उसमें आपको एक्सेलरेशन और फोर्स बता दिया जाएगा। फॉर्म तो एक ही है ना, a इक्वल्स टू F/a, यही F/m। यही फॉर्म को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। कभी m को यहाँ लेके जा रहे हैं तो ये हो जा रहा है m इक्वल्स टू F/a हो जा रहा है। कभी दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, दैट मीन्स f इक्वल्स टू ma हो जा रहा है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि f इक्वल्स टू ma हो जा रहा है। या फिर कभी हम लोग को जब फोर्स निकालने बोल रहा है तो ma कर ले रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालने बोल रहे हैं तो F/m निकाल रहे हैं। कभी मास निकालने बोल रहा है तो F/a कर ले रहे हैं, यहीं से कर ले रहे हैं ना, F/m से ही कर रहे हैं। इस बार a को यहाँ भेज दे रहे हैं, m को यहाँ भेज दे रहे हैं, तो m इक्वल्स टू F/a हो जा रहा है। फॉर्म एक ही है। तो जो कॉमन फॉर्म है उसको याद रखो, F इक्वल्स टू ma। इसको ध्यान रखोगे तो कोई भी निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया, इफ द बेसबॉल इज थ्रोन। बेसबॉल आपको पता होता है, एक गेम होता है जिसमें बॉल जोर से थ्रो किया जाता है। ऑपोजिट एंड में एक बैट्समैन खड़ा रहता है, एक बेस बैट लेके, और जोर से मारता है उसको। तो इफ़ ए बेसबॉल इज थ्रोन एट 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यूनिट से पता चल जाएगा आपको कि ये वेलोसिटी था कि एक्सेलरेशन था। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कितना को दे दिया है, 150। आपको एक्सेलरेशन पता है। इट्स मास इज 0.5 kg। देखो आपको मास भी पता है, m पता हो गया 0.50 kg। तो ऑब्वियसली देखो a और m पता है तो क्या निकालने बोलेगा, ऑब्वियसली फोर्स निकालने बोलेगा। क्वेश्चन पढ़ते देखते हैं। सो the baseball is thrown at 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, its mass is what force, obviously force ही निकालने बोलता। what force is necessary to change its direction। देखो यहाँ पर बता दिया गया, a आपको पता है, m भी आपको पता है, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a होगा। m का वैल्यू पुट कर दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यूनिट क्या गया। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमेशा न्यूटन होता है। अगर न्यूटन भूल भी जा रहे हो तो जैसा जैसा है वैसा वैसा बैठा दो। मास का क्या था, केजी था, केजी लिखोगे। और एक्सेलरेशन का क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे। तो केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा फोर्स। अगर आप लोग को भूल जाते हो कि न्यूटन था कि क्या था तो ऐसे ही लिख दो। और एक चीज़ ध्यान में रखो कि सारा चीज़ हम लोग अभी एसआई में समझ रहे हैं, सीजीएस में भी अलग अलग होगा। तो फिलहाल एसआई के लिए समझो, और जितना टाइम पास होगा आप लोग, जितना टाइम जाते जाएगा आप लोग कंफर्टेबल होते जाओगे, तब आप लोग सीजीएस में भी आके समझ लेना। फिलहाल अभी आप लोग एसआई सिस्टम में ही सीखो। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है केजी, एंड एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखो, रियल लाइफ में ये सब नज़र आता है। न्यूटन्स का सेकंड लॉ का एप्लीकेशंस कुछ नज़र आता है, जैसे हिटिंग ए बेसबॉल। आप एक बेसबॉल को, क्रिकेट ही सोचो ना, क्रिकेट बॉल को आप हिट कर रहे हो, बैट्समैन हो आप। अब जितना हार्ड हिट करोगे बॉल उतना फास्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा फोर्स से हिट करोगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। एक्सेलरेटिंग और डिक्सेलरेटिंग ए कार, ऑब्वियसली एक कार है
एक कार मूव कर रहा है, इस पे अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये इसका एक्सेलरेशन घट जाएगा। ब्रेक्स जैसे होता है ना, ब्रेक्स ब्रेक्स क्या हो जाता है, ब्रेक्स नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है। गाड़ी इधर जा रहा है, ब्रेक आप इधर लगाते हो। अब इसको कैसे ब्रेक लगाते हो, आप क्या सोच रहे हो कि बाहर जाके कोई ऐसे ठेलता है इसको, नहीं, ऐसे नहीं होता। फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। ब्रेक लगाना मतलब चक्के के नीचे यहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, चक्का घूमता नहीं है, चक्का को रोक दिया जाता है। रोक जाने से क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है चक्के के नीचे, ये सब सेक्शन में, ये सब सेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है। अब फ्रिक्शन जनरेट होता है मतलब फ्रिक्शन इधर अप्लाई होता है, गाड़ी का डायरेक्शन इधर है, फ्रिक्शन इधर अप्लाई हो रहा है। तो देखो कुछ वो नेट फोर्स अगर निकालोगे तो पता चलेगा कि पहले अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, कुछ फोर्स था, ये नेट फोर्स अप्लाई होने के बाद, नेट फोर्स अप्लाई होने के बाद ये 60 किलोमीटर से घट के कुछ 20 किलोमीटर पे आ जाएगा। दूसरा देखो क्या बोला था, पोजीशनिंग ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। आप लोग यहाँ जो फुटबॉल प्लेयर है ना, ये रग्बी बोलना चाहिए गेम को, ये फुटबॉल हम लोग ही गलत बताते हैं। हम लोग इंडिया में हो, दूसरे कंट्री में हो, फुटबॉल को सॉकर बोला जाता है। लेकिन जब भी हम लोग को कभी भी फुटबॉल बोला जाता है, हम लोग सोचते हैं कि वो जो पैर से खेलते हैं वो वाला गेम के बारे में बता दिया गया है। नहीं, वैसा बात नहीं है। रग्बी बोल के एक गेम होता है, आप लोग थोड़ा इंटरनेट में सर्च कर लो रग्बी कौन सा गेम होता है। उसमें क्या होता है, एक बॉल, एक ग्राउंड रहता है ऐसा, उसमें इधर 40 आदमी खड़ा रहता है, इधर 40 आदमी खड़े रहता है, और बीच में बॉल रहता है। और बॉल का शेप जान तो कुछ इस टाइप का शेप रहता है, और यहाँ पर ऐसे रहता है, आपने देखे होंगे शायद ये गेम। और फिर इसको हाथ में पकड़ के दौड़ना पड़ता है, और दौड़ना पड़ता है मतलब वो ग्राउंड के एक एंड से ऐसे दाग रहता है। यहाँ पर टोटल गेम इस ग्राउंड के अंदर में चलता है। तो एक पर्सन को अगर बॉल मिल गया, वो बॉल को लेके सीधा दौड़ेगा और इस लाइन को क्रॉस करके जाएगा। यहाँ पर ऐसा दो लंबा लंबा खड़ा रहता है, उसको बार पोस्ट बोलता है। अगर इस बार पोस्ट के अंदर से आप बॉल निकाल दो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। लेकिन बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ से बॉल को लेके दौड़ के यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो इसमें देखो क्या होता है, जो मोटे मोटे लोग हैं उसको सामने खड़ा किया जाता है। मोटे मोटे लोग मतलब जिसका मास ज़्यादा है उसको सामने खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो अपोनेंट वाला पार्टी है, मान लो इनके जो अपोनेंट है ये वाले हमेशा चाहेंगे कि इनसे बॉल आके छीनेंगे, तो ये आके इन लोग को धक्का मारेंगे। तो इनका मास तो ज़्यादा है, तो इनको गिराने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। उसीलिए मोटे आदमी लोग को यहाँ रखते हैं। यहाँ पर अगर पतले पतले दुबले इंसान को रखते हो तो वो इजीली जितना फोर्स से आएगा ये बिखर जाएगा। इसलिए ज़्यादा मास वाले पर्सन को यहाँ रखते हैं और कम मास वाले पर्सन को पीछे रखते हैं। कम मास वाले पर्सन को पीछे रखने का वजह ये नहीं है कि इसको यहाँ नहीं रख सकते, उसको यहाँ पीछे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो सामने वाला लेयर बनता है, ये लोग इनको रोकने का कोशिश करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ये फ्री हो जाता है। और इसका मास कम होने से इसका क्या होता है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ये क्विकली भाग जाता है। जब कभी भी जगह मिलेगा कहीं से भी तो ये क्विकली भाग जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी देखे हैं ग्राउंड में, एक मोटा पीपल जितना अच्छा दौड़ सकता है उससे बहुत अच्छा दौड़ सकता है पतला दुबला। क्यों? उसका मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन एक मोटा पीपल है तो उसका एक्सेलरेशन जनरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वही फुटबॉल गेम की बात पे बताया जा रहा है कि मैसिव प्लेयर मतलब जो मोटे छोटे हैं, जिसका मास ज़्यादा है, उसको सामने रखा जाता है, फ्रंट लाइन में रखा जाता है। और जो लाइटर है मतलब जिसका मास कम है, उसको पीछे रखा जाता है। क्योंकि उसको भागना है, बहुत फास्ट भागना है, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन हाई होना हुआ, इसलिए उसको लाइटर पर्सन होता है। इसलिए गेम में आप देखो मोटे पीपल भी नज़र आएंगे और पतले पीपल भी नज़र आएंगे। देखो एग्जाम्पल डी क्या है, लोडेड वर्सेज अनलोडेड ट्रक। ए लोडेड ट्रक मतलब हो गया कि अब सोचो कि एक रास्ता है, ऐसा टर्निंग हो रहा है और गाड़ी एक पूरा लोडेड ट्रक है, पूरा लोड लेके जा रहा है और स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है। तो इसको घुमाने के लिए ज़्यादा कसरत करना पड़ेगा कि मान लो कि इसमें कोई लोड नहीं है, ये खाली है और ये 40 किलोमीटर स्पीड लेके जा रहा है, तो इसको घुमाने में ज़्यादा दिक्कत लगेगा। ऑब्वियसली जो लोडेड कार है उसमें जो लोडेड था
को टर्निंग करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लोडेड होने की वजह से उसका मास बढ़ गया, और मास बढ़ गया मतलब उसका एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अगर लाइट था तो उसका एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। सो दिस इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ। आप लोग डेफिनेशन, हमेशा डेफिनेशन बुक से पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो बुक से, सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है। और बेसिकली सेकेंड लॉ में एक्सेलरेशन, फोर्स और मास, इन तीनों का रिलेशन के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है।